Like was to it. And I mean, it looks like. And we had 30-pound Dave Batista, and I'm like 19, got love handles. Dave Shelton, and the next day Brock's. The future of not a man. Got the strong points out. You will. सो भाई कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दिग्गज, मतलब आप लगा लीजिए भाई कि ये चार बंदे जिनके बारे में आज की वीडियो है, और ये चार बंदे भाई साहब हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि चार बंदे कहीं से आए हैं और चारों बंदे सक्सेसफुल हो चुके हैं। चारों बंदे WWE कंपनी के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, और चार ही की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी रही है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नंबर 1 द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, डेव बटिस्टा, जॉन सीना एंड द वाइपर रेंडी ऑर्टन। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये बंदे को, मतलब इनमें से किसी एक बंदे को तो भाई हॉल ऑफ फेम में जल्द से जल्द इंडक्ट करना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के अंदर आपको हॉल ऑफ फेम देखने को मिलने वाला, और ये चीज़ें सच होती नजर आने वाली है कि भाई यहाँ पर WWE कंपनी अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो चलने वाली है, और यहाँ पर किसी ना किसी एक बंदे को एज अ हॉल ऑफ फेम बनाने वाली है। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके अब तक बात करने वाला इन चारों के बारे में, तो भाई पूरी वीडियो को देखना बहुत मजा आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, जो भी करना करिए यार, बस कर दीजिए भाई, क्योंकि क्या ना बार बार बोलता हूँ ना यार, आप भी बोर हो जाते हो, कर दो भाई बस। अब देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। भाई ब्रॉक लेसनर इज एन OVW सुपरस्टार। और सबको पता है कि जिस तरह से आज NDA प्रमोशन है, 10, 20, 30 साल पहले OVW नाम की कंपनी होती थी, और ये जस्ट लाइक एक ND प्रमोशन था, लेकिन भाई बहुत हाई लेवल पे था, बहुत अच्छी रेसलिंग करवाते थे। और यहीं पर आपको द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एक डेब्यू देखने को मिलता है साल 1998 में, यानी कि 1998 के 1999 के आसपास, 1999 के आसपास। ब्रॉक लेसनर एक NCAA चैंपियन थे, मिनियापोलिस मिनेसोटा के अंदर उन्होंने टाइटल जीता था। उसके बाद कॉलेज फुटबॉल खेली उन्होंने, एंड देन फिर उसको एक प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली, एंड देन उसके बाद वो एक OVW नाम की कंपनी में आए, जहां पर वो एक प्रोफेशनल रेसलर बनकर आए, और उन्होंने जितना भी काम किया बहुत अमेजिंग था। एंड देन क्या होता है भाई, इसी के साथ यहाँ पे द बेस्ट थिंग अबाउट ब्रॉक लेसनर इज कि भाई ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम बन जाता है OVW कंपनी का जिसको एक हाईलाइट करा जाता है, और इसी हाईलाइट की वजह से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर मतलब एक ऐसा नाम बन जाता है जिसको हर कंपनी उस समय साइन करना चाहती थी। इवन एक समय पे WCW भी एक समय पे ब्रॉक लेसनर को साइन करना चाह रही थी, लेकिन भाई ब्रॉक ने आई थिंक वहाँ पर जाना सही नहीं समझा, बिकॉज कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई हमको एक जगह जाना होता है, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को जाना था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर, यानी कि WWF के अंदर जाना था। और यहीं पर दोस्तों ये चीज़ें सच हो जाती हैं, बिकॉज पॉल हेमन की नज़रें ब्रॉक लेसनर पर पड़ती है, और पॉल हेमन ही वो बंदा है जो कि ब्रॉक लेसनर को वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में लेके आया था साल 2000 में। जी हाँ, आप कहेंगे भाई ब्रॉक का डेब्यू तो 2002 में हुआ था, भाई बिल्कुल सही हो आप, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को एक ऑफिशियल ट्रेनिंग पर्पस जो कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने दिया था वो साल 2000 में था। और ब्रॉक लेसनर के डेब्यू से पहले हमको ब्रॉक लेसनर बहुत ही बार WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल चुके हैं, अलग अलग कैरेक्टर में, अलग अलग गिमिक में, लेकिन वो हाईलाइटर नहीं थे, और लोगों ने पसंद नहीं किया था उनको, बिकॉज उनको कभी कभी टीवी पर दिखाया जाता था, साल मतलब महीने में एक आध मैच जो आता, लेकिन वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं थी। लेकिन दोस्तों साल 2002 आता है, और यहाँ पर मई के महीने में भाई द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का एक ऐसा डेब्यू होता है, वो एक इतना ज़्यादा फोर्समेंट होता है, इतना ज़्यादा डोमिनेटेड स्टाइल का डेब्यू होता है कि भाई कोई उस चीज़ को भूल नहीं सकता। और आप आज भी उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि WWE कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का डेब्यू हुआ था साल 2002 में, जब उन्होंने आते सारी भाई कितने मल्टी पर्सन पर अटैक करा था, भाई अमेजिंग चीज़ थी। और इसी के साथ पॉल हेमन एज अ मैनेजर ब्रॉक के बन के आए थे, और जिस तरह से दोनों ने काम किया है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई बहुत ही उम्दा काम किया, एंड दिस इज द मेन हाईलाइटर ऑफ दैट इवेंट, बिकॉज पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर ये एक ऐसी जोड़ी है जो कभी भी फेल नहीं हो सकती किसी भी मामले में। प्रोमोस, फाइटिंग, मैचेस, स्टोरी लाइन, बवाल इज ऑन द हाइप लेवल। और आप सबको पता है कि भाई द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की सक्सेसफुल सफलता कहाँ तक हुई थी और किस लेवल पर हुई थी, यहाँ तक कि आप सोचो कि आज तक पूरी WWE कंपनी के अंदर ऐसे सिर्फ 2 बंदे हैं, मतलब 2 भी वैसे तो मैं एक ही कहूँगा, लेकिन भाई 2 बंदे हैं जिन्होंने अपने
कम उम्र में वर्ल्ड टाइटल कैप्चर किया है। नंबर 1 है ब्रॉक लेसनर और नंबर 2 है द वाइपर रेंडी ऑर्टन। ब्रॉक लेसनर ने 25 साल की उम्र में WWE चैंपियनशिप जीत ली थी अपने डेब्यू के मतलब समझ लो कि ब्रॉक का डेब्यू हुआ था मई के अंदर, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने अगस्त के अंदर चैंपियनशिप को होल्ड कर लिया था, वो भी मेन टाइटल अनडिस्प्यूटेड टाइटल 2002 में रॉक को हरा के। और यहीं पे दवाई पर रेंडी ऑर्टन एक वर्ल्ड टाइटल बन गए थे, वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। लेकिन वहाँ पर चीज़ ये थी कि रेंडी ऑर्टन चैंपियन तो बने लेकिन करीबन 2 सालों बाद। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है, इसलिए ब्रॉक लेसनर को कहा जाता था बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। दिस इज वाई भाई ब्रॉक लेसनर इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइटर है। और आज के डेट में भी भाई ब्रॉक लेसनर पर कुछ भी हो जाए लेकिन फैंस ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट करना, ब्रॉक लेसनर को देखना, ब्रॉक लेसनर के मैचेस को एंजॉय करना कभी नहीं भूल सकते। और आप सबको पता है कि जब ब्रॉक लेसनर परफॉर्म करता है भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आप सोच सकते उस मैचेस के दौरान, उस मैचेस के अलावा जब आप अपनी पल के जब कॉलो, बिकॉज बीस्ट ब्रॉक लेसनर के मैच ही भाई इस तरह से होते हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को, पल के नहीं झपका सकते हैं। इसी के हिसाब से ब्रॉक लेसनर इस फर्स्ट नंबर पर रखूँगा जो कि सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक OVW से WWE कंपनी के अंदर आए थे। एंड दिस इज द मेन हाईलाइटर की द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आज की डेट में ही भाई एक ऐसा नाम बन चुका है जो कभी भूल नहीं सकता, कभी इसको भूल नहीं सकता। अगले नाम आता है भाई द वाइपर रेंडी ऑर्टन। देखिए रेंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहूँ भाई, इज अभी तक रेंडी ऑर्टन रिंग में एक रेगुलर सुपरस्टार की तरह परफॉर्म करते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह से आज स्मैकडाउन के एपिसोड में रेंडी ऑर्टन का एक बेस्ट मैच हमको देखने को मिला है वो भूल नहीं सकते यार। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट रेंडी ऑर्टन द वाइपर इज कि भाई ये बंदे को आप कुछ भी करने को कह दो ये वो कर देगा, लेकिन 100% श्योरिटी देगा आपको कि जब मैं करूँगा भाई पूरा एक 100% काम करूँगा। एंड दिस इज द मेन हाईलाइटर राइट नाउ कि भाई द वाइपर रेंडी ऑर्टन ने OVW से शुरुआत करी, सेम लाइक ब्रॉक लेसनर। OVW से रेंडी ऑर्टन ने एक शुरुआत करते हैं, जॉन सीना के साथ टैग टीम में मैच होता है, उसके बाद मेन अट्रैक्शन होती है। बिकॉज यहाँ पर रेंडी ऑर्टन के पास सबसे बड़ी प्रिविलेज ये थी कि बिकॉज रेंडी ऑर्टन के जो फादर थे बॉब ऑर्टन, वो एक हॉल ऑफ फेमर थे WWE कंपनी के अंदर। और आप सबको पता है कि भाई बाप पूरी मेहनत करता है अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए, और यहीं पर बॉब ऑर्टन के थ्रू द वाइपर रेंडी ऑर्टन का डेब्यू कराया गया WWE कंपनी के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं नेपोटिज्म की बात नहीं करूँगा फिलहाल, बिकॉज नेपोटिज्म की बात वहाँ करी जाती है जहाँ पर प्रोडक्ट टैलेंटेड नहीं होता। आप सबको पता है कि भाई अगर किसी का बाप टैलेंटेड था, अपनी मेहनत से बना था और आगे अपने बच्चों को बनाना चाहता, लेकिन अगर उसके बच्चे टैलेंटेड नहीं है तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप अपने बच्चों को पुश करें, बिकॉज आपके बच्चे में वो टैलेंट नहीं है, समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है द वाइपर रेंडी ऑर्टन के बारे में। देखिए रेंडी ऑर्टन में बहुत टैलेंट था भाई, और उस बंदे ने आते सारी दिखाया था, लेकिन शुरुआती दिन रेंडी ऑर्टन के लिए अच्छे नहीं थे बिकॉज रेंडी ऑर्टन ने बहुत मैचेस हारे थे। लेकिन ऑर्टन का टर्निंग पॉइंट आया था जब ट्रिपल एच ने रेंडी ऑर्टन को अपनी ग्रुप एवोल्यूशन के अंदर ज्वाइन करवाया था भाई। उसी के बाद से रेंडी ऑर्टन का एक ऐसा हमको कैरेक्टर देखने को मिला है। आप खुद सोचो कि इस बंदे ने 1 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। सोचो आप कितनी बड़ी है। और ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि भाई रेंडी ऑर्टन का नाम दूसरे नंबर पे आता है जिन्होंने 25 साल की उम्र में वर्ल्ड टाइटल जीता था किसी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के अंदर, वो भी सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। एंड दिस इज द मेन हाईलाइटर ऑफ दैट कि रेंडी ऑर्टन भी बहुत कामयाब बन चुका था, और इसी के साथ अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया में मैच देना, समर स्लैम में अंडरटेकर को हराना भाई बहुत बड़ी मैसिव चीज़ है। उसी के बाद से रेंडी ऑर्टन रुका नहीं, इस बंदे ने अपने कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया, और एक कमाल की मूव जिसको हम कहते हैं द फिनिशर, द 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, दैट इज RKO। भाई साहब इसने जो इंट्रोड्यूस किया RKO को वो कोई नहीं कर सकता। एंड दिस इज द मेन हाईलाइटर कि भाई रेंडी ऑर्टन ने हर साल 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भाई आप समझ लो कि कितने साल इस बंदे ने एंटरटेन किया हम सबको, और हर जगह अपनी बेहतरीन रेसलिंग स्किल से, बेहतरीन मूव से और बेहतरीन RKO से ये बंदा क्लियर कट डिजर्व करता है टू बी एन हॉल ऑफ फेमर। और क्लियर कट है भाई, इज अ लेजेंड किलर, इज अ फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, एंड दैट इज अ मेन हाईलाइटर बिकॉज यहाँ पर दूसरे नंबर पर द वाइपर रेंडी ऑर्टन को मैं रखूँगा। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर की बारी। दोस्तों देखिए अब आप कहेंगे भाई तीसरे नंबर पे आपने इसको कैसे रख दिया, ये तो बल्कि दूसरे नंबर पे डिजर्व करता था, अगर आप पहले नंबर पे भी। रीज़न बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर है
थर्ड नंबर पे जॉन सीना, यानी कि द फ्रेंचाइज प्लेयर, द WWE फ्रेंचाइज, द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, नेवर गिव अप, हसल, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट, जॉन सीना। भाई इज अ रिस्पेक्टेड मैन। जितने भी कैरेक्टर इस बंदे ने प्ले करे, वैसे तो एक ही कैरेक्टर है भाई, बेबी फेस, लेकिन भाई जिस तरह से जॉन सीना ने इस कंपनी को बचाया था, कोई नहीं बचा सकता। देखिए, हर इंसान किसी भी कंपनी में काम करता है, कहीं भी जॉब करता है, उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन यहाँ पे जॉन सीना का एक ही मोटिव था कि मैं कुछ बेटर करूं, कुछ डिफरेंट करूं, और इस बंदे ने वही करा था। आप 2002 में जॉन सीना को देखो, कोई नहीं सोच सकता था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये एक ऐसा कंपनी का बेबी फेस बन जाएगा कि जो अगले 15-20 सालों तक इस कंपनी को अपनी बैक पे लेके जाने वाला है। किसी ने नहीं सोचा था भाई, किसी ने नहीं सोचा था, बिकॉज एक वक्त था जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने पूरी डब्ल्यू कंपनी को बचाया था अपने कैरेक्टर से। बिकॉज आप सबको पता, स्टोन कोल्ड एंड मैकमैन, इनकी जब स्टोलन चलती थी भाई, हर बंदा देखता था, हर बंदा देखता था। एंड स्टोन कोल्ड ने जिस तरह से पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री को संभाला है, हैट्स ऑफ। उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि स्टोन कोल्ड को कोई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन स्टोन कोल्ड को रिप्लेस करा गया। वो किसने किया? वो था नन अदर देन द फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना। अब देखिए, जॉन सीना की हिस्ट्री भी सेम है, जस्ट लाइक ब्रॉक एंड रैंडी ऑर्टन। जॉन सीना भी भाई OVW कंपनी में था, एज ए बॉडी बिल्डर में काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड में काम करता था। जी हाँ, जॉन सीना कोई रेसलर नहीं था, जॉन सीना एक बॉडी बिल्डर था, और वो रेसलिंग करता था, मतलब छोटी मोटी रेसलिंग, जैसे कि हम भी बॉडी बिल्डिंग कर लेते ना 2-3 दिन, हमारे अंदर एक घमंड आया था कि हाँ भाई इसको मार देंगे, इसको मार देंगे, इसको पेल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, बहुत फर्क होता है रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में। तो यहाँ पर जॉन सीना को रेसलिंग आ नहीं रही थी, लेकिन उसने OVW में ट्राई करा, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, WWE कंपनी में सबसे मेन अट्रैक्शन उस समय ये होती थी कि भाई किसी की फिजिक अच्छी हो तो उसको साइन कर लिया जाता, और जॉन सीना की फिजिक बहुत अच्छी थी। जॉन सीना बॉडी बिल्डर थे, और यहीं पर पॉल हेमन की नज़र जॉन सीना भी पड़ते। जी हाँ, जॉन सीना को लाने वाला भी पॉल हेमन ही था। जी हाँ, ये बात आप सबको पता हो शायद। पॉल हेमन ने जॉन सीना को साइन किया था और अपनी कंपनी में, यानी कि WWE कंपनी में लाया था ड्राफ्ट के दौरान, और जॉन सीना का डेब्यू जून में हुआ था, ब्रॉक से 1 महीने बाद 2002 में बहुत डेब्यू हुए थे, और सारे कामयाब थे। और जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के बाद एक ऐसा सुपरस्टार था जो पॉल हेमन के थ्रू साइन किया गया था। एंड जॉन सीना जब शुरुआती आया था कंपनी के अंदर, तब बहुत से लोगों ने उसको रिएक्शन नहीं दिया। बहुत से लोगों ने कहा भाई ये तो नशेड़ी सा लगता है, ये थगनोमिक्स वाला कैरेक्टर है इसका, ये क्या बंदा आ गया, मतलब गले में चेन वेन पाला, निक्कर सी पहन के आना। उस समय जॉन सीना का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था आज जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये बंदा आने वाले कितने सालों तक इस कंपनी को अपने रन बैक पे लेके जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। उस समय भाई साहब हम देखते थे कंपनी में, और उस समय तो पता भी नहीं था कि जॉन सीना भाई इतना लंबा जाने वाला है, लेकिन भाई इस बंदे ने हर साल कैरेक्टर पे काम किया और इसको कामयाबी मिली। एंड दिस इज द मेन रीजन कि भाई जॉन सीना को 2002 में साइन किया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब पॉल हेमन ने भी जॉन सीना से आस छोड़ दी थी। सब जॉन सीना पे आस लगाए बैठे थे कि भाई अब रिएक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जस्ट लाइक सैम लास्ट। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी थी। लेकिन जॉन सीना और कर्ट एंगल, जब इन दोनों का भाई साहब एक फेस टू फेस होता था, बहुत अच्छा होता था। लेकिन वही चीज़ें हैं कि जॉन सीना एक फैंस के बीच में अपने आप को एक बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। दिस इज़ वाई कि पॉल हेमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई अगर ये बंदा नहीं चला तो उनकी कहीं ना कहीं पॉल हेमन की सबसे बड़ी गलती होगी कि उसको साइन किया। एंड भाई एक समय ऐसा था कि विंस मैकमैन ने जॉन सीना को फायर ही कर दिया था, रिलीज कर दिया था, लेकिन पॉल हेमन ने कुछ समय के लिए विंस को रोका और कन्विंस किया कि भाई थोड़ा समय और दे दे इसको, अगर तूने इसको 2 महीने दिया तो कुछ समय और दे दे, 10-15 दिन। और दोस्तों इसी के दौरान यहाँ पे स्टोलन बदल जाती है, बिकॉज जॉन सीना ने जब अपने माइक पे काम किया, और सही को जॉन सीना ने को जब माइक पे बोलने दिया 2002 में, और भाई इस बंदे ने तहलका मचा दिया। इस बंदे ने दिखा दिया कि भले ही अभी जॉन सीना की रेसलिंग उतनी अच्छी नहीं है, भले ही जॉन सीना को फैंस के बीच में बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को, लेकिन भाई जॉन सीना ने माइक स्किल्स के दौरान ये दिखा दिया कि भाई वो एक WWE कंपनी के सुपरस्टार बनने के लायक हैं, वो डिजर्व करते हैं बनना। और इसी के साथ भाई आप सबको पता आगे क्या हुआ है, जॉन सीना ने तमाम चैंपियनशिप जीती इस कंपनी के अंदर, और उनको एक बेबी फेस बनाया गया। और दिस इज़ वाई कि मैं हमेशा से कहता हूँ कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हारना मत। हो सकता है कि अगर आप किसी काम को आज छोड़ रहे हो, आप किसी काम को लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, भाई अगले 10 मिनट रुक जाओ, क्या पता 10 मिनट में वो काम हो जाए, हो सकता है भाई। तो दिस इज़ वाई कभी हार नहीं माननी चाहिए। और जॉन सीना के बारे में क्या कहूँ, उतना कम है, बिकॉज इस बंदे ने जितना काम किया है अनबीटेबल और अन रिकॉर्ड लेवल।
और यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे ब्रोक को नंबर 1 रख रहा हूँ, दूसरे नंबर पर रेंडी ऑर्टन को, तीसरे नंबर पर जॉन सीना को। ऐसा नहीं है भाई, ये रैंकिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रोक सीना से बेस्ट है या रेंडी ऑर्टन सीना से बेस्ट है, सीना बेकार है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर कोई बेस्ट नहीं है, कोई बेकार नहीं है, सब अच्छे हैं। ब्रोक, सीना, ऑर्टन, बटिस्टा, ये सब एक लेजेंड है और इनमें कोई रैंकिंग नहीं है। इन सब ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और यहाँ पर जॉन सीना की बात कर रहे थे, और भाई जॉन सीना ने जिस तरह से काम किया, 16 बार चैंपियन बनना, अनबीटेबल। और जॉन सीना तो भाई एक ऐसा बंदा है जो समझ गया था 2014 के बाद कि भाई अब उसका समय आ चुका जब वो दूसरे सुपरस्टार को ओवर करे। फिर भी ये बंदे ने भाई दूसरे सुपरस्टार को ओवर किया। 2015 पूरा इसने चैंपियनशिप डिफेंड किया, यूएस चैंपियनशिप, और नए नए सुपरस्टार बनाए हैं। सही में भाई इसने बंदे ने एक ऐसी मतलब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खोल दी थी कि लोग आके इसको चैलेंज करें और एक सुपरस्टार बने। इसने बहुत से सुपरस्टार बनाए भी हैं, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, एजे स्टाइल्स, बहुत से सुपरस्टार को मौका दिया जॉन सीना ने कि वो उसको हराए। रूसेव के साथ फ्यूड हुई थी, आपको तो याद होगा। तो भाई जॉन सीना एक ऐसा सुपरस्टार है जो अपने आप को कभी भी उस तरह नहीं देखता जिस तरह से लोग देखते हैं। अब जॉन सीना आपको पता होगा 2018 के बाद से कोई मैच नहीं जीता, सारे मैच वो हार रहा है, और इवन अगला मैच जो सीना का होगा वो भी वो हारेगा। तो क्यों हार रहा है सीना? बिकॉज आप सबको पता है जॉन सीना ने जो करना था कर लिया। अब अगर जॉन सीना जीत भी जाता है तो भाई फैंस खुश हो जाएंगे, लेकिन जॉन सीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जॉन सीना अगर हार जाता है तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सीना की लेगेसी एक अनबीटेबल लेगेसी है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। सो दिस इज वाई सीना एक लेजेंड है और क्लियर कट है, ब्रॉक ऑर्टन सीना इज ग्रेट। अब दोस्तों बात करते हैं द लास्ट पर्सन इन द लिस्ट, एंड इट्स नॉट अबाउट रैंकिंग, आई नो दैट, एंड इट इज द डेव बटिस्टा, द एनिमल बटिस्टा। भाई इसके बारे में क्या बात करूं, ये एक ऐसा बंदा था जिसने एक ऐसी रेस लगा दी थी जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। बिकॉज आप सबको पता है 2004 में क्या होता, 2004 में ब्रोक नहीं था, ब्रोक कंपनी को छोड़ के चला गया था, गोल्डबर्ग चला गया था, जॉन सीना था, लेकिन उस समय 2 ब्रांड होते थे, रो, स्मैकडाउन। जॉन सीना ने भाई रो को संभाल लिया था और बटिस्टा ने स्मैकडाउन को संभाल लिया था। आप सबको पता है बटिस्टा का डेब्यू क्या होता, ओवीडब्ल्यू में हुआ था, और सेम लाइक ब्रॉक, सीना, ऑर्टन, बटिस्टा को साइन किया गया था विंस मैकमैन ने। जी हाँ, बटिस्टा को यहाँ पे विंस मैकमैन ने मौका दिया था कि वो कंपनी में आए और कुछ चीज़ें करे। और यहाँ पे सबसे पहला जो बटिस्टा का कोलाइन करा गया था वो किया गया था डीवॉन डडली के साथ। अब डीवॉन डडली का बटिस्टा एक तरह से मैनेजर बन के आता था, आप सबको याद होगा 2002 में, और उसी के बाद ट्रिपल एच की नज़र बटिस्टा पे पड़ी और एज एन एवोल्यूशन ग्रुप ट्रिपल एच ने बटिस्टा को ज्वाइन करवाया 2003 में। और आप सबको पता भाई एवोल्यूशन ग्रुप ने, ट्रिपल एच ने, रिक फ्लेयर ने रेंडी ऑर्टन, बटिस्टा को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था। आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और बटिस्टा ने भाई ट्रिपल एच के साथ जितनी भी फ्यूड दी है अमेजिंग थी, और ट्रिपल एच हर मैच आ रहा है बिकॉज ट्रिपल एच को पता था कि अभी मुझे इस बंदे को बिल्ड करना है, इसलिए वो हर मैच आ रहा है। रेसलमेनिया में, बैकलैश में, उसके बाद जितने वेंजेंस वगैरह मैच हुए थे बटिस्टा के साथ ट्रिपल एच के फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन भाई ट्रिपल एच ने अपनी ओर से सारी कोशिश करी कि मैं बटिस्टा को एक चैंपियन बनाऊंगा, एक बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। इसलिए बटिस्टा हर वक्त ये बोलता भी है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ट्रिपल एच की वजह से, बिकॉज ट्रिपल एच मेड मी अ स्टार। एंड इसी के साथ भाई बटिस्टा ने हर साल अपने कैरेक्टर पे काम किया। 2005, 2006, 7, 8, 9, 10 बटिस्टा ने कमाल किया। और 2005, 6, 7, 8 ये तो भाई एक ऐसे साल थे बटिस्टा के लिए जिसको मतलब बटिस्टा के इतने खतरनाक मैचेस होते थे क्योंकि बटिस्टा हर चीज़ में कामयाब था। बटिस्टा माइक पे भी अच्छा बोलता था, रेसलिंग भी कमाल ही करता था और एक एनिमल था। लेकिन भाई बटिस्टा का समय तब खराब हो गया था, तब 2009 में बटिस्टा को इंजरी हो गई थी। इसके बाद बटिस्टा के लिए चीज़ें सही नहीं चल रही थी बिकॉज बटिस्टा एक पार्ट टाइमर बन गया था। उस समय बटिस्टा का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बटिस्टा की एज काफ़ी ज़्यादा है। आप सबको लगता होगा कि बटिस्टा इतनी एज का नहीं, बटिस्टा की एज काफ़ी ज़्यादा है। बटिस्टा आई थिंक 60 साल का है, आप सबको पता हो अगर। जी हाँ, तो बटिस्टा की एज काफ़ी ज़्यादा है और उस समय बटिस्टा 2010 में अच्छा नहीं कर पा रहा था रेसलिंग से, इसलिए बटिस्टा ने रेसलिंग छोड़ दी, आई क्विट कह के निकल गया था। और उसके बाद बटिस्टा ने एज हॉलीवुड को ज्वाइन किया और आप सबको पता आगे क्या हुआ। 2014 में बटिस्टा का रिटर्न हुआ लेकिन वो इतना अच्छा नहीं किया बिकॉज बटिस्टा को फैन की तरफ से बू मिल गया। बिकॉज आप सबको पता भाई बटिस्टा ने आके, ऐसे लोग कह रहे थे कि बटिस्टा ने आके डैनियल ब्रायन की अपॉर्चुनिटी को छीन लिया गया। लेकिन भाई आप सबको पता है भाई बटिस्टा एक बड़ा नाम चाहिए होता है कंपनी को और वो हमेशा से रहा है कंपनी के अंदर। बटिस्टा 2014 में आया लेकिन वो रन अच्छा नहीं किया।
एंड देन उसके बाद 2019 में क्या आप सबको पता है 2019 में वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 35 न्यू जर्सी के अंदर मैच हुआ था। बहुत अच्छा मैच था, लेकिन मुझे नहीं पता भाई लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। बहुत अच्छा मैच था ट्रिपल एच बटिस्टा का रेसलमेनिया 35 के अंदर, और वो एक लास्ट मैच था बटिस्टा के करियर का, और आप सबको पता बटिस्टा उसमें हार गया था। एंड उसी के बाद बटिस्टा ने अलविदा कह दिया था प्रोफेशनल रेसलिंग को। एंड इसी के साथ भाई दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन, ये 4 जो सुपरस्टार है, ये कैसे सुपरस्टार है, सब कामयाब है भाई। इनमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं जो फेल हुआ। ब्रॉक, ओटन, सीना, बटिस्टा, ये सारे कामयाब हैं। और भाई बटिस्टा बहुत ही जल्द, आई थिंक बटिस्टा नेक्स्ट ईयर ही हॉल ऑफ फेम बन जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, बिकॉज वो रियली डिजर्व करता है बंदा भाई। उसको सही में हॉल ऑफ फेम बना देना चाहिए। 2020, 21 भाई 23, 24 बीत गया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनली बटिस्टा का समय भाई आ चुका है, अब उसको फाइनली हॉल ऑफ फेम बना देना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ भाई बहुत देर हो चुकी है, और इसके बाद आप किसको बनाओगे? बिकॉज आप सबको पता है कि ब्रोक अभी बनेगा नहीं। ब्रोक ने एक समय खुद कहा था कि मुझे हॉल ऑफ फेम नहीं बनना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। और ब्रोक ने तो भाई ये कहते थे मैं अपना नाम वापस ले लूँगा, मुझे नहीं बनना। ब्रोक इज़ अ ब्रोक। जॉन सीना के बारे में, जॉन सीना भी भाई आप सबको पता है वो हॉल ऑफ फेम बनेगा, लेकिन वो रिटायरमेंट लेगा उसके बाद। रेंडी ओटन की बात करें, रेंडी ओटन ने कहा है कि मैं तब तक हॉल ऑफ फेम नहीं बनूंगा जब तक मैं रेसलिंग कर रहा हूँ, सबको पता है भाई। सो दिस इज द मेन अट्रैक्शन भाई कि सारे सुपरस्टार कामयाब हैं, सफलतापूर्वक हैं, और सारे अपनी लाइन के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर बहुत अच्छा काम किया इन सब ने। एंड दिस इज वाई ये चारों ने अपने आप को जो भी एंटरटेन बिल्ड किया है हमारे लेवल पे, इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड दिस इज वाई ये चारों को फ्यूचर में हॉल ऑफ फेम बन जाना चाहिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इनको बिल्कुल बनाएगी। भले ये सब अपने आप को इनकार करे कि हमें नहीं बनना, लेकिन भाई हमें इनको देखना है एज हॉल ऑफ फेमर। दिस इज वाई द बिगेस्ट थिंग इज द मेन इवेंट थिंग्स। एंड भाई ये चारों बंदे अपने आप में एक अजूबा हैं, और आई थिंक ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो पहले सुपरस्टार बन चुके हैं वो आज नहीं बनने वाले। कहाँ है ब्रोक लेसनर? ब्रोक लेसनर कोई बन पाया आज तक? शोन माइकल बन पाया? सैम राज बन पाया? जॉन सीना बन पाया? बटिस्टा बन पाया? ट्रिपल एच बन पाया? रिक फ्लेयर बन पाया? एज बन पाया? रेंडी ओटन बन पाया? कोई नहीं बन पाया भाई। कॉपी कोई नहीं कर सकता आज के समय में। रोमन रिंग्स भी कोई नहीं बन पाएगा, आप सबको पता है भाई। तो ये कोई सुपरस्टार होते हैं जो कभी कोई नहीं बन पाता आज के समय में। उस समय क्या मजेदार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी होती थी। लेकिन दोस्तों चलो पास्ट की बातें नहीं करेंगे, वो चीज़ बीत चुकी है। लेकिन अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला भाई। कंपनी में कैसी रेसलिंग होगी, क्या एंटरटेनमेंट होगा। बिकॉज आज की नज़र में भाई जिस तरह से हम कोडी रोड्स को देखते हैं, आई डोंट थिंक सो ये लंबा जाने वाला है। सो एज अ चैम्पियन, सो दिस इज सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। तो भाई करना क्या है, छोटी सी चीज़ है, सब्सक्राइब मार दो भाई आपके चैनल को। द कल्ट ऑफ रेसलिंग को बहुत ही ज़्यादा नीड है मेरे को आपके सब्सक्राइबर बेस की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी वीडियो देखिए तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। और भाई को जो भी मुझे कुछ कहना है कमेंट करें, अपने शेयर थॉट कमेंट करें, कुछ पूछना तो कमेंट करें, बताऊँगा आपको और आपसे मिलूँगा कल। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।